I think I'm live. Good morning, all of you. A very very good morning, all my नादान परिंदास एंड नादान परिंदी सभी का बहुत बहुत स्वागत है. फटाफट आ जाइए, ज्वाइन करते हैं. मुस्कान, विनय, पूजा, विद्या, गुड मॉर्निंग. केशव, गुड मॉर्निंग. क्या कह रहा है भाई, समझ नहीं आया यार. कुलकर्णी सरकार, गुड मॉर्निंग. मनाली, नहीं सॉरी, मनीला, गुड मॉर्निंग. तो सभी जने आ गए फटाफट क्लास में. नया टॉपिक आज हमें चालू करने जाना है. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 3. छोटा है पर खोटा है टॉपिक, मजा है. बीना जी, गुड मॉर्निंग. तो सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे का टाइम, और सब लोगों को उठने में आने में थोड़ा सा समय लगता है. तो मैं तो सोच रहा हूँ कल सुबह क्या होगा, क्योंकि कल सुबह और परसों सुबह की क्लास जो है वो है 6 बजे. जनवर जी, मैंने आपको क्या कहा था, कल आप भूल गए. ये इसीलिए कहते हैं नींबू चाट लिया करिए, ये हरकतें सही नहीं है. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन छोटा टॉपिक है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवाऊंगा. जोशी जी, जनवर जी को नींबू दीजिए. आई नहीं है नींबू नींबू वाली मैडम अभी तक. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत. प्रतीक, गुड मॉर्निंग. चलिए. So yesterday I took 5.5 hours marathon for CA Intermediate Advanced Accounting. It was a wonderful session yesterday, and it was crazy. Let me tell you, it was crazy. कल का जो सेशन था, that was completely on the topics, covering all the topics. आज भी 11 बजे मेरा सेशन है, सुपर 30 सेशन है, in which I am going to cover 30 most likely questions on accounting standards, only and only on accounting standards. Yesterday I took 2 sessions. The first session was at 11 a.m. It was a complete revision of all the topics, and then I took a session in the evening at 8 p.m. It was a 35-minute session known as accounting standard चालीसा, जहां पर ब्रेथलेस तरीके से मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज करवाए कंसेप्चुअली, ए टू जेड. कोई किताब नहीं सामने, कोई कुछ नहीं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, एक सांस में पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज करवाए. बहुत अमेजिंग हुआ था सेशन. आज 11 बजे है वापस, वो है सुपर 30 ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और शाम को 8 बजे एक सेशन है, उसका नाम है MCQR, जहां पर हम लोग 30 MCQ सॉल्व करने वाले हैं. इन सब के अलावा अड्डा 247 और एकाग्रता पे हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं फ्री MCQ मॉक टेस्ट, जो आज सुबह से चालू हो गया. उसकी विंडो है आज सुबह से 6 बजे से लेकर दोपहर में 12 बजे तक. तो बच्चे जो है वो कभी भी समय निकाल कर 1 घंटे का टेस्ट ले सकते हैं अकाउंटिंग का, एडवांस्ड अकाउंटिंग का, जिसका रिजल्ट शाम को 6 बजे अनाउंस होगा, और जो टॉपर्स होंगे उनको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे. सो जस्ट यार कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से बेस्ट चीज बना सकूं. पूरा के पूरा फोकस कर रहा हूँ कंटेंट पे, प्लानिंग पे, कि अपनी टीम से, अपने आप से बेस्ट कंटेंट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकूं. लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है. कल सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर है. आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो सर अच्छा है, कल अब आप फ्री हो जाएंगे. ऐसा मुझे भी लगा था, अनलेस एंड अनटिल अप टिल जब तक मुझे पता चला कि परसों ही सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का भी पेपर है. तो यही पूरी कसरत जो है ये फाउंडेशन अकाउंटिंग में भी होने वाली है. हाँ जी सर. तो आज का पूरा दिन इंटरमीडिएट, फिर कल सुबह वार्म अप सेशन इंटरमीडिएट का 11 बजे से वापस फाउंडेशन, परसों वार्म अप सेशन फाउंडेशन का. सर चलो परसों फ्री हो जाओगे आप, परसों तो आप फ्री हो जाओगे, ऐसा लगता है. ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसके बाद में मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग्स करनी है. 18 तारीख से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 3-4 दिन के लिए, तो वहां पर फिर उस समय कॉस्टिंग का पेपर है. तो गॉड ओनली नोज मैन व्हाट व्हेन हाउ इट्स गोइंग टू हैपन. बस चल रहा है, निकाल रहा है. सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का लेक्चर नंबर 25 में. आज की डेट है 11 सितंबर 2024. 9/11
की जो घटना हुई है कई साल पहले, वो अभी तक हमारे जहन में ताज़ा है। मतलब एक बार इमेजिन करके देखिए, लिटरली बता रहा हूँ, वी नीड टू गिव ट्रिब्यूट टू ऑल दो पीपल who have sacrificed their life, who lost their life in that 9/11 terrorist attack. We can't imagine. I mean, you are in a skyscraper, एक इतनी बड़ी बिल्डिंग में है आप, पेंटागॉन्स में है आप, ट्विन टावर्स में वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल मॉर्निंग है, लोग वहाँ पर आए हैं, लोग वहाँ काम करने आए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जैनिटर्स हैं। क्या हालत हुई होगी जब ऑल ऑफ द सडन आउट ऑफ नोवेयर एक प्लेन आकर आपकी बिल्डिंग में क्रैश कर दिया जाता है। आप मतलब एक बार इमेजिन तो कीजिए। ऑब्वियसली उस पर इतनी सारी मूवीज बन चुकी है, इतना सारा कंटेंट बन चुका है, हर जगह इतने एनिमेशंस है, तो अब तो विजुअलाइज करना भी काफी आसान है। बट आई मीन आप एक बार इमेजिन करो ना कि आप खिड़की के पास बैठे हो और आपके खिड़की से एक बड़ा सा प्लेन अंदर आ रहा है और पूरी पूरी की पूरी जिंदगी आपकी तबाह हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि हो सकता है आप में से काफी लोग तो उस समय बॉर्न भी नहीं हुए जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ था। बहुत सारे लोगों ने ना आग में जलने की जगह ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर मरना पसंद किया था। और ये फैक्ट है क्योंकि लाइव फुटेजेस है इस चीज की। द एंटायर बिल्डिंग वाज गल्फ्ड विद फायर बिकॉज एक प्लेन आकर उसमें क्रैश हो जाता है और लोग जलकर मरने वाले हैं, मर जाते हैं। कई लोग घुटन से मर जाते हैं बिकॉज स्मोक इतना हो गया, सब कुछ हो गया है। तो कुछ लोगों ने पता है लिटरली क्या किया, 150 मंजिल से 200 मंजिल से छलांग लगा दी। एंड दे चूज, बिकॉज उनको पता है कि डेथ तो होनी है, तो व्हाट इज द बेटर वे टू डाई, एंड दे चूज टू डाई दैट वे। आई मीन रोंगटे खड़े करने वाली घटना है, बट कुछ कर नहीं सकते। सो रियली पे ट्रिब्यूट ऑन दिस डे ऑफ 11 September to all those people who have lost their life in 9/11 terrorist attack. चलिए, हम हमारा कर्म कर सकते हैं और वही हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। रजिस्टर में आएंगे, लिखेंगे हेडिंग चैप्टर नंबर 3 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चैप्टर नंबर 3 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। व्हेनेवर वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक वी फॉलो अ रिचुअल के रजिस्टर का जो पहला पेज होता है उस पर हम हेडिंग लिखते हैं सेल्फ एनालिसिस। मतलब क्या, तो उस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे ना, की पॉइंट्स मिलेंगे, उन सभी पॉइंट्स को हम एक जगह पर लिखते जाएंगे। वो एक जगह कहलाती है सेल्फ एनालिसिस। रजिस्टर का पेज नंबर 1 सेल्फ एनालिसिस आप लोग लिखेंगे। ये स्क्रीन पे अभी मैं पॉज हो रहा हूं, अभी कुछ नहीं लिखना है। बाद में क्लास हो जाने के बाद में वापस ये वीडियो को रिविजिट करके ये वाला पार्ट आप स्क्रीन पे लिख लीजिएगा। करेक्ट। चलिए समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है और आसान टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये टॉपिक समझने से पहले सबसे पहले इस शब्द को समझना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन? रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रीबिल्डिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये री जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है री का मतलब क्या होता है? What is the meaning? हाँ, जब बात सर, री का मतलब होता है अगेन, मतलब वापस। तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या? समथिंग विच वॉज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, लेकिन अब आप उसको वापस बना रहे हैं, आपको उसे वापस बनाने की जरूरत है। दोबारा किसी चीज को बनाना, दोबारा किसी चीज को करना, उसको कहा जाता है, इट इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन। क्या कहलाता है वो? रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है। अब रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत कब पड़ती है? दोस्तों आप लोगों ने मुंबई में कभी चॉल्स देखी है? चॉल हेरा फेरी मूवी में दिखाई, बाकी मूवी में दिखाई, जहां पर एक कमरे का मकान होता है, सबकी एक रिजर्व बैल्कनी होती है जिनके बाहर उनके कच्छे सूख रहे होते हैं। ठीक है। अगर आप अपनी धोती और कच्छे किसी और की बैल्कनी के बाहर सुखाएंगे तो वो फिर आपसे झगड़ा करेगा। ये सब तामझाम खींचातानी हेरा फेरी मूवी में आपने देखी होगी। मैंने तो एक्चुअली बहुत नजदीक से देखा। मैं पुणे में जब हॉस्टल में रहता था तो मेरे हॉस्टल के जस्ट बाजू में, बगल में चॉल बनी हुई थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हर साल आपको पता है जब तेज बारिश आती है तो तेज बारिश के चलते
कई चॉल्स, मुंबई पुणे में कई चॉल्स ढह जाती है, गिर जाती है, जिसके वजह से कई लोगों की जान जाती है। इन सब के चलते मेरे दिमाग में काफी बार एक सवाल आता था, लिटरली जब मैं छोटा था तब, और ये बहुत ही रियल क्वेश्चन आता था कि यार ये जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, ये जो चॉल्स होती है, आखिर इस चॉल का फेट क्या है, आखिर इस चॉल की डेस्टिनी क्या है। मतलब क्या यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो मरने के लिए ही बने, विल दे नॉट एवर गेट अ बेटर लिविंग, या फिर जब ये चॉल बहुत कमजोर हो जाएगी, इसकी नींव कमजोर हो जाएगी, तो यहाँ पर होगा क्या। थोड़ा बड़ा होने पर, और स्पेशली थैंक्स आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माय सीए आर्टिकलशिप, तब जाकर मुझे एक कंसेप्ट के बारे में पता चला, और वो कंसेप्ट का नाम है रीडेवलपमेंट। मुझे लगा कि मुझे आज की क्लास में आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज अ रीडेवलपमेंट, अंडरस्टैंड। तो मैं पुणे में रहता था लक्ष्मी रोड पे, और मेरा हॉस्टल था वहां पे। तो मेरे हॉस्टल के बिल्कुल एडजेसेंट में ना एक चॉल बनी हुई थी। सो सपोज कीजिए ये मेरा हॉस्टल है, ठीक है। तो मेरे हॉस्टल के बिल्कुल एडजेसेंट में, बिल्कुल नेक्स्ट टू माय हॉस्टल, देयर वाज अ चॉल। चॉल नॉर्मली ये इस तरीके के शेप की होती है ना। लेकिन खास बात ये थी कि क्योंकि वो ओल्ड पुणे था, सदाशिव पेट, इट वाज जैम पैक्ड। जैम पैक का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कहीं पे कोई गैप ही नहीं। ये हमारा वाला हॉस्टल, ये पास वाली बिल्डिंग, और ये जो चॉल है इट वाज शेयरिंग कॉमन वॉल्स फ्रॉम 3 साइड्स। पीछे से भी एक कंस्ट्रक्शन हो रखा है, लेफ्ट राइट से भी कंस्ट्रक्शन हो रखा है, और यहाँ सामने से ऑब्वियसली लक्ष्मी रोड गुजर ही रहा है, करेक्ट। तो दिस वाज समथिंग लाइक दिस। द कंसेप्ट ऑफ रीडेवलपमेंट इज व्हाट, अब ध्यान से सुनना। ये चॉल कमजोर हो गई, अच्छा ये चॉल के लोग क्या करते हैं, एक दो घटनाओं को तो बहुत लाइटली लेते हैं। मतलब एक दो बार कोई मकान ढह गया, कोई उसकी नींव कमजोर हो गई, कोई पिलर खिसक गया, क्रैक आ गया, उसको बहुत लाइटली लेते हैं। तब तक लाइटली लेते हैं जब तक एक्चुअली कोई फैटल एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब किसी की जान ना चली जाए, कुछ नहीं, तो तब तक ये लोग लाइटली लेते रहते हैं। तो अब पता है क्या किया है, सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। तो सरकार ने क्या किया है, पुरानी बिल्डिंग्स के लिए स्ट्रक्चर ऑडिट्स को कंपलसरी कर दिया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑडिट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऑडिट सुनकर आपको लग रहा होगा अरे ये तो अपना वाला ऑडिट है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, इट्स अ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड। तो स्ट्रक्चर ऑडिट में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि कुछ इंजीनियर्स होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंजीनियर्स होते हैं, उनको कहा जाता है कि ये जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना, इन बिल्डिंग्स का आपको हमें एक सर्टिफिकेट देना है, एक ऑडिट रिपोर्ट देना है कि ये बिल्डिंग की हेल्थ कैसी है। और ये जो बिल्डिंग की सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, या जो ओनर्स होते हैं, उनसे कहा है कि आपको हर साल बारिश से पहले स्ट्रक्चर ऑडिट करवाना है और उसकी ऑडिट रिपोर्ट हमको सबमिट करनी है, मतलब म्यूनिसिपैलिटी को, महानगर पालिका को सबमिट करनी है। अब ये इंजीनियर क्या करते हैं, ये बिल्डिंग को विजिट करते हैं हर साल में, ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स को विजिट कर कर उसको चेक करते हैं अच्छे से कि भाई कितनी जगह क्रैक्स आई है, क्या ये क्रैक आउटर क्रैक है या इनर क्रैक। एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर्स नहीं क्या हमें चेक करते हैं जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो चोट लगी है तो अंदर की चोट है, ऊपर की चोट है, अच्छा ऊपर कट भी आया तो ये गहरा कट है क्या, इज इट अफेक्टिंग योर बोन, इज इट अफेक्टिंग योर मसल, या सिर्फ ये ऊपर लेयर की जो स्किन की जो लेयर है बस वही निकली। तो इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाता है। द इंजीनियर्स गो एंड एक्चुअली ऑडिट द बिल्डिंग, दे चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग, दे चेक कि अगर अर्थक्वेक आया, मतलब अगले एक साल में अगर भूकंप आया, अगर तेज बारिश हुई, तो क्या ये बिल्डिंग सस्टेन कर पाएगी या नहीं, और अकॉर्डिंगली वो एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करती है, और फिर ये बिल्डिंग वाले ऑडिट रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे लगता है कि नहीं यार अब तो ये बिल्डिंग सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर वो बिल्डिंग को खाली करवाते हैं, वहां के लोगों को कहते हैं कि आपको ये खाली करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। फिर काफी बार क्या होता है, ये जो बिल्डिंग के ओनर्स होते हैं, जब इनको खुद को रियलाइज हो जाता है, समझ में आ जाता है कि यार हमारी बिल्डिंग ना अब हो गई पुरानी, और अब ये रहने लायक नहीं है, इट्स नॉट सेफ टू लिव, तो ये लोग अपनी बिल्डिंग को निकालते हैं, अब ध्यान से सुनना, फॉर रीडेवलपमेंट। अब ये रीडेवलपमेंट होता क्या है, तो अब होता ये है कि ये जो बिल्डिंग के ओनर्स होते हैं ना, जितने भी ओनर्स होते हैं जो ये चॉल में रह रहे हैं, ये लोग अप्रोच करते हैं किसी एक बिल्डर्स को,
ये कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये बिल्डर होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, उसको अप्रोच करते हैं और उसको अप्रोच करके कहते हैं। अच्छा, कभी वाइस वर्सा भी होता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आपने एक मूवी अगर देखी होगी जिसका नाम है भूतनाथ रिटर्न्स, है ना, तो उसमें दिखाया है कभी कभी वाइस वर्सा भी होता है कि बिल्डर को लग रहा है कि यार ये जगह जो है ना, ये लोकेशन बहुत अच्छी है और यहाँ पर अगर मैंने कंस्ट्रक्शन किया ना तो अच्छा पैसा बना सकता हूँ। तो ये बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर अप्रोच करते हैं ये चॉल वालों को। मोस्टली ऐसा ही होता है, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर अप्रोच करते हैं चॉल वालों को, क्योंकि बिल्डर को डेटा मिल जाता है महानगर पालिका से कि फलाना फलाना जो बिल्डिंग है वो गिरने वाली है या वो रीडेवलपमेंट का नोटिस जाने वाला है। तो बिल्डर पहले से ही ना चॉल वालों को अप्रोच कर लेता है। तो मुझे लगता है मुझे एरो को ना उल्टा बना देना चाहिए। ठीक है, अब बिल्डर चॉल वालों को अप्रोच करके क्या कहता है समझना। वो कहता है कि देखो जमीन का ओनर कौन है, लैंड का ओनर है चॉल वाले। तो बिल्डर चॉल वालों के पास इसलिए अप्रोच कर रहा है क्योंकि वो ओनर है, नहीं तो अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। बिल्डर चॉल वालों को कहता है कि देखो मैं काम करता हूं मैं आपकी ये जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है ना, ये जो चॉल बनी हुई है, मैं इस चॉल को डिसमेंटल करूंगा। डिसमेंटल करना मतलब तोड़ना, ठीक है। उसके बाद में मैं इस चॉल का साइट प्रिपरेशन करूंगा। मतलब तोड़ने के बाद जितनी भी डेब्रीज बचेगी ना, उस डेब्री को सही जगह पर डिस्पोज करना, उसको कहते हैं साइट प्रिपरेशन। तो ये कहता है कि पहले मैं इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करूंगा, फिर मैं साइट प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद मैं इस बिल्डिंग पे वापस से पूरा के पूरा कंस्ट्रक्शन करूंगा। ये सब का खर्चा मैं उठाऊंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, अरेंजमेंट क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर पूरा है बिल्डर का, लेकिन लैंड किसका है, लैंड ओनर कौन है, ये चॉल वाले। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ जॉइंट वेंचर, यू कैन से, पर से यू कैन से इट्स अ जॉइंट वेंचर। और इसके बदले मैं तुमको कुछ कंसिडरेशन पे करूंगा। द बिल्डर विल पे सर्टन कंसिडरेशन टू द लैंड ओनर्स। अब ये सर्टन कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, समझना, क्योंकि इसका ऑडिट भी कर रखा है मैंने, इसलिए बता रहा हूं। ये कंसिडरेशन का फॉर्म हो सकता है कैश ओनली। जनरली ये बिल्कुल नहीं होता है, कोई भी ऐसा नहीं करता है, क्योंकि अगर कैश ओनली है तो भाई साहब ये तो आपने जमीन बेच दी ना, और जमीन बेच दी तो मैटर ही खत्म हो गया। पर ऐसा होता नहीं, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल आई एम राइटिंग इट डाउन। सेकंड कंसिडरेशन होता है कि आप उनको शेयर इन प्रॉफिट या फिर ओनरशिप देंगे। तो जैसे कि सपोज कीजिए बिल्डर ने इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए एक जॉइंट वेंचर बना दी, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर में ये जो लैंड ओनर्स हैं इनको पार्टनर्स बना देते हैं, को वेंचरर्स कहते हैं उन्हें। 50% पार्टनरशिप, 40% पार्टनरशिप, जितना भी परसेंट वो डिसाइड करते हैं वो दे देते हैं। अब आप कहोगे सर बिल्डर क्यों पार्टनरशिप कर रहा है। अरे बेटा, बिल्डर को यहाँ बेनिफिट दिख रहा है ना, समझना, बिल्डर को यहाँ बेनिफिट दिख रहा है। बिल्डर को बेनिफिट ये दिख रहा है कि अगर मैं ये जमीन पर कंस्ट्रक्शन करता हूं तो मैं बहुत अच्छा पैसा बना सकता हूं। देखो पुरानी जो चौल बनी है वो तो कैसी तो बनी है, अब वो जमीन तो निकलेगी। अब अगर वो जमीन को मैं अच्छी तरीके से मैनेज करता हूँ, अरे बेटा रुक जाना, ब्लर दिख रहा है तो मैं कौन सा लिख रहा हूँ यार, 2 मिनट सुन लेना भाई, लिंक क्यों तोड़ रहा है यार, मैं बाद में रिफ्रेश कर लूंगा ना यार, तेरे को कौन सा देख लेना है, वैसे भी 2 मिनट तो रुक जाए यार, क्यों क्लास डिस्टर्ब कर रहा है भाई। लाइव वाले बच्चों में ना भाई बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है दोस्त। चेक करो अभी। तो ये बिल्डर का बेनिफिट ये है कि जहां पर सपोज कीजिए ग्राउंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 फ्लोर या 2 फ्लोर बनाए, बिल्डर ये सोच रहा है कि सपोज मैं वहां पे 10 मंजिल की बिल्डिंग बना दूंगा तो सोचो मैं कितना ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। अच्छा, चॉल मतलब रेजिडेंशियल हो गया। बिल्डर क्या करेगा, नीचे बनाएगा कमर्शियल, ऊपर बनाएगा रेजिडेंशियल। तो बिल्डर अपना दिमाग चलाएगा,
नया कंस्ट्रक्शन होगा, उसका पैसा ज्यादा लेगा, बिल्डर मार्केटिंग करेगा, एक्टिविटीज करेगा, अच्छा खासा पैसा बांटेगा, बिल्डर का बेनिफिट ये है। तो दूसरा तरीका होता है जॉइंट वेंचर। तीसरा तरीका होता है, वो उनको क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो भाई, मैं तुम्हारी जमीन ले रहा हूं, बराबर है, तुम्हारी जमीन ले रहा हूं मतलब तुम ओनरशिप तो मुझे ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जमीन पर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। जमीन भले ही तुम्हारी है, पर प्लीज अंडरस्टैंड, इस जमीन पे मैं खर्चा कर रहा हूं, पैसा मेरा लग रहा है। मैं तुमको एक काम करता हूं, मैं तुमसे तुम्हारा घर ले रहा हूं ना, जितने भी चॉल ओनर्स है सबको कहता है, मैं तुमको एक एक फ्लैट देता हूं, यहां पर इस बिल्डिंग के अंदर एक एक फ्लैट बना के देता हूं। ये होता है तीसरा तरीका, इसको कहते हैं रीडेवलपमेंट। तो रीडेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर द ओल्ड बिल्डिंग्स आर डिमोलिश्ड एंड अ न्यू बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दैट प्लेस। बस एग्जैक्टली यही एग्जांपल को आप कनेक्ट कर लो रिकंस्ट्रक्शन के साथ। कंपनी में एग्जैक्टली यही चीज होती है दोस्त। There are certain indicators which demonstrates financial sickness of the company. जैसे हम लोग कहते हैं ना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसका मतलब है कंपनी इज अ पर्सन, आपकी तरह मेरी तरह हम लोगों की तरह एक इंसान है। अब बस फर्क ये है कि हम लोग बायोलॉजिकल है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो क्रिएटेड बाय लॉ है, बट है तो कंपनी भी एक इंसान। अब जब कंपनी एक इंसान है तो इंसान की तबीयत खराब हो नहीं सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वैसे ही कंपनी की भी तबीयत खराब हो सकती है। और कंपनी की तबीयत खराब कैसे हो सकती है? फाइनेंशियली हो सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सिकनेस ऑफ अ कंपनी। अब कोई कंपनी फाइनेंशियली सिक है, ये हमें कैसे पता चलता है? वैसे ही जैसे आप लोग अगर बीमार है तो हमें पता चलता है। जैसे कि आप देखिएगा घर में मम्मी पापा का मूड, मुझे ठीक है एक बार बताइए, इंडिकेटर्स बताइए, मैं सिर्फ इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि आज मम्मी का पापा का मूड कैसा है? गिव मी आंसर इन द लाइव चैट। व्हाट आर द इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई मम्मी पापा का मूड कैसा है? क्या लिखा है? युद्ध के पहले का साइलेंस, ओके, पापा साइलेंट हो जाते हैं, ओके, और मतलब हम पे गुस्सा निकालते हैं, ओके, बर्तन और चीजों को अपटाना, अपटाना मतलब अपना, आप वट एवर, ठीक है। थोबड़ा देखकर ये वैसा, शक्ल ही पता चल जाती, शक्ल में तो सामने ही नहीं जाता, मैं तो सामने ही नहीं जा, अरे ये तो कॉन्सिक्वेंसेज हो गए रे पगले, मैं इंडिकेटर्स कह रहा हूं। इंडिकेटर्स, आप कहीं बाहर से घर में घुसते हैं और घर में घुसते से ही आपको महसूस हो जाता है कि आज घर में कुछ तो गड़बड़ है। वो कैसे पता चलता है? वो इंडिकेटर्स जानना चाहता हूं। मम्मी को बोलता हूं कुछ काम हो तो वही बात करते हैं, बात ही नहीं करते किसी से, ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मम्मी पापा के बीच में कुछ हुआ है, या घर में कुछ हुआ है, या मम्मी का मूड खराब है, या पापा का मूड खराब है, इन सब के इंडिकेटर्स का सबसे बड़ा इंडिकेटर जो आप सब भी एक्नॉलेज कर रहे हैं वो है शांति। लेकिन ये तूफान के पहले वाली शांति है। जैसे ही आप कहीं बाहर से घर में एंटर करते हैं, घर में एंटर करने के बाद वो जो एक अलग टाइप का सन्नाटा घर में होता है ना, वो एक अलग टाइप का सन्नाटा, वो अलग ही होता है। अच्छा, वो अलग सन्नाटा ऐसा होगा कि पापा तो बेचारे शांत बैठे होंगे एक जगह पर, समझना, लेकिन मम्मी के कुछ अलग रिएक्शंस आ रहे होंगे। कुछ चीजें जो आप लोगों ने अभी यहाँ पॉइंट आउट नहीं की, मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसका शिकार हो चुका हूँ। तो सपोज करो पापा यहाँ बैठे हैं सोफे पे, और सोफे पे बैठे हैं, सामने टीवी चल रहा है, पर पापा को कोई इंटरेस्ट नहीं है टीवी में, ये भी एक इंडिकेटर है। मम्मी वहां किचन में, लेकिन मम्मी किचन में पता है अकेले में गुनगुना नहीं रही है, अकेले में बड़बड़ा रही है, ये भी एक इंडिकेटर, ये भी एक इंडिकेटर है। मम्मी किचन में काम तो कर रही है, मम्मी चाहती भी है कि सब जने उनको अटेंशन दे, और नहीं भी चाहती है कि अटेंशन दे, तो मम्मी क्या करती है, जोर जोर से बर्तन जानबूझ के पटक पटक के काम करती है। तो ये काम करती। फिर जैसे कि मम्मी पापा दोनों इंतजार कर रहे थे आपके घर में घुसने का, आपके घर में घुसते ही फिर तो देखो दोनों का कॉन्वर्जेशन जो है ना, वो आपके थ्रू रूट होता है। आपको ऐसा फील होता है जैसे आप इन दोनों के बीच का मोबाइल एंटीना हो। बबलू, पापा को बोल देना खाना बना दिया है, खाना है तो खा लो,
नहीं तो भूखे सो जाओ। ठीक है, आप घर में घुसे, बबलू बोल रहा है भाई मैंने क्या किया, मम्मी की तरफ से मैसेज आया और आपने आइडियली यू आर सपोज टू पास टू पापा। अच्छा कल ही हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप पापा को जाकर बोलते हैं पापा वो मम्मी, सुन लिया मैंने, जाके बोल देना तेरी मम्मी को, जाके बोल देना तेरी मम्मी को नहीं खाना खाना। अब बबलू बेचारा कहता है कि मेरी काहे बीच में बजा रहे हो भाई, मम्मी जो बोल रही है वो पापा को सुनाई दे रहा है, पापा जो बोल रहे हैं वो मम्मी को सुनाई दे रहा है, आपस में डायरेक्टली ऑलरेडी कॉन्वर्जेशन चल रहा है, तो मेरे थ्रू और मेरी बजा क्यों रहे हो। फिर भी बबलू बेचारा इनोसेंट मेरी तरह नादान परिंदा जाता है मम्मी के पास और मम्मी से कहता है मम्मी वो पापा ने कहा है कि ठीक है ना देखती हूं ना, मम्मी का डर, ठीक है ना देखती हूं कितने दिन भूखे रह सकते हैं, खाना है तो खाओ नहीं तो मम्मी। फिर मम्मी का ये उग्र रूप देखकर उधर से पापा को भी जोश आता है। इसका नॉर्मली सबसे पहले शिकार बनता है टीवी का रिमोट, मोबाइल फोन। अच्छा अगर ये पूरी सीन के अंदर मम्मी पापा का थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड के अंदर नॉर्मली शिकार सिर्फ तकिया बनता है, क्योंकि उनको पता है तकिए को कितने भी जोर से फेंकेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर कोई और चीज फेंकेंगे तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है ना। तो पापा की तरफ से पापा सपोज करो ये टीवी का रिमोट है, देखो अभी तो कोई नुकसान नहीं होगा, खाली बॉटल है, टीवी का रिमोट होगा, हाँ तो मत देना खाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे ताने सुन सुन के मेरा पेट भर गया है, खाने की जरूरत नहीं है मुझे। भाई साहब इतने में पप्पू भैया पूरा दिमाग खराब हो गया। नहीं भाई भगवान की कृपा से शुभ शुभ बोल रहे श्रेया, हम ऐसे कुछ नहीं करते। तो पूरा और कैरेक्टर में घुस गया हूँ यार, बाहर मत निकालो यार, मैं तो समझ नहीं रहा हूँ। फिर मतलब पप्पू बेटा मतलब पूरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा आपको पता है कुछ देर बाद ये सब कुछ नॉर्मल होगा, पप्पू ये सब चीजें चेंज करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए सबसे सही तरीका पता है क्या है, ऐसी सिचुएशन से कट लो बाहर, बस बस यही सही है आपके लिए। अगर बेटा ऐसी सिचुएशन में वहां रुक गए ना, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में कट लो बाहर। तो आप पप्पू बाहर कट लेते हो, थोड़ी देर बाद वापस घर में आते हो, घर में वापस वही सन्नाटा, पहले जैसा वही सन्नाटा है, ठीक है। अब कुछ हुआ होगा मम्मी पापा के बीच में गुफ्तगू वार्तालाप ये वो, कुछ तो हुआ रहेगा कार्यक्रम, पता नहीं किधर हुआ भैया, वी आर टू स्मॉल टू कमेंट ऑन दैट, ठीक है। अब भैया आप वापस आए बाहर से वापस आए, अब समझना देखो जज्बात कैसे बदले। वही मम्मी किचन में काम कर रही है, वही पापा टीवी के सामने, पापा का फिक्स्ड है टीवी के सामने, टीवी पे चलेगा आज तक या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हाथ में होगा फोन। जितने भी पापा लोग हैं ना उनका ये पैटर्न है, एक पैटर्न है, हाथ में फोन है, फोन पे फेसबुक चल रहा होगा या फोन पे कुछ और चल रहा होगा, कुछ नहीं मिलता है तो पापा लोग बैठे बैठे व्हाट्सएप पे लोगों की डीपियां देखते रहते हैं, ये भी खास हॉबी है पापा लोगों की। और सामने चल रहा है न्यूज जिससे पापा को कुछ लेना नहीं, गाय ने बछड़ा दिया लेटेस्ट न्यूज, उससे पापा को कुछ लेना देना नहीं। घर में आप घुसे हैं, माहौल वापस थोड़ा सा ऊपर नीचे ही लग रहा है, फिर मम्मी के पास जाते हो किचन में धीरे धीरे, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ज्यादा बेटर सेफ मेरे लिए ये रहेगा, तो आप मम्मी के पास जाते हो। अब देखना स्टार्ट हुआ, कैरेक्टर में आ गया हूं मैं, आ गया तू, नहीं आ गया तू, कहां था रे इतनी देर, है पढ़ना लिखना कुछ करना नहीं है क्या। अब मम्मी ने जितना भी एग्रेशन जमा करके रखा है पापा के ऊपर, वो पापा का पूरा के पूरा एग्रेशन आपके ऊपर निकल गया। नहीं पढ़ना नहीं है क्या तेरे को, है दुकान जाना है, छोड़ देना ये पढ़ाई सारी। फिर जैसे ही मम्मी ने शुरुआत करी, अब आग में केरोसिन डालने पहुंचेंगे वहां से पापा। अब पापा वहां से आएंगे, सही बात है ना, दिन भर घूमता रहता है दोस्तों के साथ, बस पैसे दे दो इसको, ट्यूशनों की फीस तो हम ऐसे ही भरते हैं नहीं। अब देखो
ये लाइन देखकर आपको समझ में आ गया। बचपन में एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो पापा ने ना बिल्कुल सही पैतरा खेला। अब देखो पापा को क्या करना है, मम्मी के साथ पैचअप करना है, अमालगमेशन करना है। तो पापा मम्मी के साथ अमालगमेशन कैसे करेंगे, जब पापा मम्मी के दुश्मन को अटैक करेंगे। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान और चाइना वाला केस चल रहा है, बिल्कुल। तो पापा ने जैसे ही देखा कि मम्मी ने आप पे अटैक किया, पापा को समझ में आ गया कि देखो मम्मी के साथ तो पापा को वापस अमालगमेशन करना ही पड़ेगा, इसके लिए एक बेटे की बलि चढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पापा ने वहां से आप पे अटैक किया। अब वो ये रहा है कि आपके कुछ किए बिना माँ बाप दोनों तरीके से आपकी बजा रहे हैं, दोनों तरीके से। चलो लेकिन ठीक है, मैं ऐसी सिचुएशन में सबको सजेस्ट करूंगा बजवा लेना खुद की, क्योंकि अगर आपकी बजने की वजह से मम्मी पापा का वापस अमालगमेशन होता है तो बहुत अच्छी बात है। बट ऐसे सिचुएशन में थोड़ा आप खुद की बलि चढ़ा देना, और इसका कोई परचेस कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, समझ लेना। दोनों जम के बजाएंगे और इतनी बजाएंगे काफी बार तो रो दोगे बेटा, इतने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे ना आपके। हाँ, दिन भर घूमता रहता है लड़कियों के साथ, है दिन भर मोबाइल देखता रहता है। अब पापा को कैसे बोलूं, पापा आप भी तो दिन भर मोबाइल देखते हो। लेकिन ये बोलने की गलती बिल्कुल मत करना, अगर ऐसा बोले तो घर के बाहर निकाल देंगे। मन में आएगा ऐसे, बोलोगे पापा आप भी तो दिन भर मोबाइल देखते हो, लेकिन जब आप ऐसा बोलोगे तो पापा मेरे मोबाइल पे काम चलता है, तेरे को क्या मालूम, ये तेरे टी शर्ट, ये तेरा जैकेट, ये तेरा चश्मा, खाना, ये घर का किराया, ये गाड़ी घोड़ा पेट्रोल इंटरनेट ऐसे नहीं आता है, मेरा ना मोबाइल पे काम चलता है। मन में आएगा आपके, बोलो पापा व्हाट्सएप की डीपी देख के कौन सा काम चलता है, पापा मोबाइल की सेटिंग में जाकर कौन सा काम चलता है, पापा फेसबुक पे कौन सा काम चलता है। पर बोलने की हिम्मत मत करना, मैं बता रहा हूं ये आपके लिए इतना हानिकारक हो सकता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए जायदाद से बेदखल हो सकते हो। फिर सपोज करो यही सीन चल रहा है, सपोज करो बाय एनी चांस आपने गलती से पापा को कुछ बोल दिया ऐसी सिचुएशन में, पर पापा मैं तो पढ़ता हूं, और फिर देखो अब अमालगमेशन में मम्मी दोनों इक्वली इन्वॉल्व होगी। मम्मी का जबान लड़ाता है पापा के साथ, है नालायक, जबान लड़ाता है पापा के साथ, इतना बड़ा हो गया तू, नोक तोड़ दूंगी तेरी, नोक पकड़ के तोड़ दूंगी। जबान लड़ा पापा के साथ, माफी मांग पापा से तुरंत। फिर देखो जैसे ही पापा को दिखा कि मम्मी की तरफ से सॉफ्टनेस हो रही है, फिर पापा इमोशनल अत्याचार करेंगे, इमोशनल कार्ड खेलेंगे। पता है क्या, कोई बात नहीं बबलू की माँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं। मैंने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी है बबलू की माँ, मैं तेरे को बता रहा हूँ सिर्फ तू मेरी है और मैं तेरा हूँ, समझ रहे हो। हाँ अब देखो यहाँ पे हुआ जो एकदम, देखो जज्बात बदले जो, बस तू मेरी है और मैं तेरा हूँ, बुढ़ापे में बस तू मेरा ध्यान रख लेना और मैं तेरा ध्यान रख लूंगा। भाई देख हम तो तेरे लिए जो करना है कर करा के सब कुछ यहाँ छोड़कर हम बुढ़ा बुढ़ी हमारे चले जाएंगे हरिद्वार। ओ भाई साहब, अभी से 1 घंटे पहले जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, अब दोनों ने हरिद्वार जाने का प्लान बना लिया है। क्यों, इसका पूरा कारण है बबलू, समझ रहे हो, पूरा के पूरा कारण है बबलू। ये है खास स्टोरी भाई साहब, ये है। मेरे मम्मी पापा तो मुझे बताते हैं कि ये हुआ, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने कितने हिंदी सीरियल देखे, ये पगली हिंदी सीरियल नहीं है, सत्य घटनाओं पे आधारित है। सर कहानी बोल रहे हैं, सच लगा हाथ। हाँ ये मतलब इसके लिए कोई सीरियस क्यों देखना पड़ता है पगली, ये तो रियल लाइफ है, रियल लाइफ एडवेंचर है ये, हर घर की कहानी यही है। हाँ इसमें तो मतलब कोई सेकंड थॉट ही नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। इवन जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं आपको पता होगा नॉर्मल। तो मैं यह कहना चाहता हूँ ऑल एंड ऑल हर चीज के ना कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। मैं तो बीच का बंदर बन जाती हूँ मम्मी पापा की बात सुन के। हाँ तो अब बात यहाँ पर ये है कि जैसे इन चीजों के इंडिकेटर्स है, वैसे ही कंपनी फाइनेंशियली सिक है, इसके भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स जैसे कि कंपनी में कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, रेगुलरली कंटिन्यूड लॉसेस हो रहे हैं। और यहां पर मैंने एक और टर्म लिखा है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या मतलब है इसका समझना, करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ, चलो पीएनएल अकाउंट में दिखेगा। फिर करंट फाइनेंशियल ईयर के बाद हम अगले फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर में
वापस लॉस होता है। अब अगले फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी पिछले साल का लॉस था और फिर और करंट ईयर का लॉस हुआ, तो लॉस मेरा जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। फिर तीसरे साल में लॉस, फिर चौथे साल में लॉस, फिर पांचवें साल में लॉस, फिर 6 साल में लॉस। मतलब बार बार हर बार जब लॉसेस होते हैं तो मेरे पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो जाता है, बैलेंस शीट के अंदर नेगेटिव बैलेंस देखने लगता है। दूसरा, डिक्रीज इन मार्केट शेयर, कंपनी फाइनेंशियली सिक है, इसके इंडिकेटर्स हैं। दूसरा इंडिकेटर है डिक्रीज इन मार्केट शेयर, मतलब मार्केट में जो आपका कस्टमर बेस था, कंज्यूमर बेस था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, आपकी प्रोडक्ट का सेल कम होने लगता है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, व्हाट डज दैट मीन? मेरी कंपनी की जो एसेट्स है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, मतलब जो बैलेंस शीट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने एक लैंड खरीदा 1 लाख में, बैलेंस शीट में दिखेगी 1 लाख में, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, डेफिनेटली अप्रिशिएट होगी। लेकिन कंपनी फाइनेंशियली सिक है, इसके दूसरे कुछ इंडिकेटर्स क्या है कि मेरी बैलेंस शीट में दो चीजें हो सकती है गड़बड़। देखना, एक तो गड़बड़ ये हो सकती है कि मेरी बैलेंस शीट में कोई ऐसी एसेट्स है जो एसेट्स है ही नहीं, मतलब नॉन एग्जिस्टिंग एसेट्स। भाई साहब एक होमवर्क देता हूं आज, देखना। होमवर्क ये है कि सर पहले पढ़ा तो दो, मतलब मैं आज की क्लास ही नहीं ले रहे और होमवर्क दे रहा हूं मैं पहले। अबे ले होमवर्क, बहुत एंजॉय करेगा। होमवर्क है आपको आज एक मूवी देखनी है, मूवी का नाम है हेट स्टोरी। और हेट स्टोरी सर सर मार खिलाओगे अगर मैं, मुझे इच्छा तो बहुत है देखने की, पर अबे मार खाएगा, उस एंगल से नहीं बोल रहा हूँ मैं। हेट स्टोरी फर्स्ट पार्ट देखना है, फर्स्ट पार्ट, एकदम फर्स्ट पार्ट जो आया था वो हेट स्टोरी फर्स्ट पार्ट ना, मतलब एक्चुअली उस मूवी के बहुत सारे एंगल्स ऑडिटर से जुड़े हैं, तो वो मूवी आपको देखनी चाहिए, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, फर्स्ट वाला पार्ट, जिसमें एक काव्या नाम की जर्नलिस्ट होती है, वो मूवी आपको देखना है। नॉन एग्जिस्टिंग एसेट्स बहुत अच्छे से उस मूवी में दिखाया गया है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में वो एसेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कंपनी फाइनेंशियली सिक है, कंपनी में कुछ गलत चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, इसके इंडिकेटर्स हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एज आई एक्सप्लेन, एज आई टोल्ड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स है वो हेवीली ओवर वैल्यूड है, जिस वैल्यू पे दिखाई जा रही है एक्चुअली वो वैल्यू है ही नहीं। नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड ऑब्लिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी इज नॉट एबल टू रीपे, ध्यान से समझना, कंपनी इज नॉट एबल टू रीपे इट्स ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम। कंपनी के पास पैसा नहीं है, इसीलिए कंपनी अपने लोन्स को रीपे नहीं कर पा रही है। डेटर्स की एजिंग, नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर्स एजिंग? हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, समझना। उसके अंदर हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं डेटर्स की एजिंग का। डेटर्स की एजिंग का मतलब है कि पिछले 10 महीनों से ना मेरे डेटर्स ने मुझे पेमेंट नहीं किया। क्या कहा मैंने? पिछले 10 महीनों से मेरे डेटर्स ने मुझे पेमेंट नहीं किया। अगर मेरे डेटर्स ने मुझे पेमेंट नहीं किया है पिछले 10 महीनों से, समझना, तो इसका मतलब है मेरे डेटर्स एज होते जा रहे हैं, मेरे डेटर्स पुराने होते जा रहे हैं। और अगर मेरे डेटर्स एज होते जा रहे हैं, पुराने होते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मेरे डेटर्स जितने पुराने होंगे रिकवरी के चांसेस उतने कम होंगे। डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद मी? अबे डेटर्स है, चावल थोड़ी है, वाइन थोड़ी है, जितना पुराना उतना अच्छा। भाई जिससे पैसा लेना है उससे जल्दी पैसा ले लो, अगर जल्दी पैसा ले लिया तो परेशानी नहीं है, लेकिन अगर देरी से पैसा लिए ना तो परेशानी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे डेटर्स एज कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हैं। नॉन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूज, जितने भी मेरे एम्प्लॉइज है उनके ड्यूज मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ टाइम पे, और कमिटमेंट्स ऑनर नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों ये जितने भी इंडिकेटर्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये सारे इंडिकेटर्स उन कंपनीज ने देखे हैं जो ग्रेजुअली बंद हुई है। मतलब लिटरली मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को, जेट एयरवेज का। आई एक्चुअली डोंट नो कि आपने कभी एयरलाइंस के बारे में सुना भी है या नहीं सुना है, बट वंस अपॉन अ टाइम दिस एयरलाइंस वाज हैविंग द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया। कैन यू बिलीव इट? हाईएस्ट मार्केट शेयर वाली एयरलाइंस थी, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स, सबसे ज्यादा कस्टमर्स। जो चीज आज इंडिगो के लिए कही जाती है, आपकी जानकारी के लिए, इंडिगो आज इंडिया में एक ऐसी एयरलाइंस है जिसके पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। इनफैक्ट बहुत सारे एयरपोर्ट्स आप देखेंगे तो आपका ऐसा लगेगा कि ये एयरपोर्ट इंडिगो के एयरपोर्ट्स है, वहां पे और कोई फ्लाइट्स आती नहीं है, सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट। कस्टमर चाहे इंडिगो की सर्विस से खुश हो ना हो, चॉइस नहीं है। और मैं लिटरली बताता हूँ आपको,
इंडिगो की सर्विस बहुत थर्ड क्लास है, बहुत थर्ड क्लास। स्पेशली उनका जो ग्राउंड स्टाफ है, जो उन लोगों का चेक इन स्टाफ है, एयर होस्टेसेस हैं, ये लोग बहुत अच्छे से बात नहीं करते अपने कस्टमर से, पर कस्टमर फिर भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस नहीं। बट वंस अपॉन अ टाइम यही सिचुएशन जेट एयरवेज की थी। द बेस्ट एयरलाइंस, आई एम टेलिंग यू, द बेस्टेस्ट एयरलाइंस। They had amazing service, amazing track record, amazing fleet, amazing performance. Everything was amazing. What happened today? एक दिन ऐसा आया था कि एक न्यूज आई थी, ध्यान से सुनना। न्यूज ये आई कि जेट एयरवेज के जो फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, उनका नाम है नरेश गोयल जी। नरेश गोयल जी इंडिया छोड़कर लंदन भाग रहे थे और फिर उनको फ्लाइट से उतारा गया, मुंबई में फ्लाइट से उतारा गया और गिरफ्तार किया गया। वो तब की न्यूज थी और आज की न्यूज है, आज भी नरेश गोयल जी जेल में है। कंपनी ठप हो चुकी है, मैं ये नहीं कहूंगा बंद हो चुकी है, कंपनी ठप हो चुकी है। मेरे पहले के बैचेस में कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके पेरेंट्स जेट एयरवेज में जॉब करते थे। उन्होंने पूरी कहानी हमें बताई, सब कुछ चीजें हमें बताई और समझाया कि सर कई महीनों से सैलरीज नहीं हो रही थी पापा की, कई महीनों से प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिल रहा था, ग्रेचुटी का पैसा नहीं मिल रहा था उन एम्प्लॉयज को जो रिटायर हो गए। बाद में पता चलता है कि कंपनी ने तो पीएफ का पैसा जमा ही नहीं किया, एम्प्लॉयज का पैसा काट कर आपको जमा करना होता है ना, जैसे टीडीएस होता है उसी तरह। तो कंपनी ने तो पैसा जमा ही नहीं किया, कंपनी बैंकों के ब्याज नहीं भर रही है, बैंक आकर कंपनी की प्रॉपर्टीज को सील कर रही है, कंपनी का धंधा नहीं चल रहा है, मिसमैनेजमेंट चल रहा है, हर तरीके से बुरी हालत चल रही है। क्या करेंगे? कंपनी की फाइनेंशियल सिकनेस। तो दोस्तों, वंस अपॉन अ टाइम जेट एयरवेज वाज द टॉप मोस्ट एयरलाइंस ऑफ इंडिया। आज आपको पता है इट्स नोवेयर, इट्स एक्चुअली नोवेयर। जितने भी प्लेन्स थे वो सब प्लेन उनके लेसोर आकर ले गए। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मोस्टली ये जितने भी प्लेन्स होते हैं ये कोई खरीदता नहीं है, ये किराए पे चलते हैं। मतलब नॉर्मली इंडिगो के भी जो प्लेन्स हैं, एयर इंडिया के भी जो प्लेन्स हैं, मोस्टली द प्लेन्स आर टेकन ऑन लीज, ये परचेज नहीं होते। और लीज पे देने वाले को कहते हैं लेसोर। और लेसोर मतलब मोस्टली लेसोर जो है, मोस्टली तो लीज पे देती है खुद वो कंपनी जो प्लेन बनाती है, क्योंकि उसको पता है कि उसका प्रोडक्ट इतना महंगा है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और नहीं तो कुछ इंडिविजुअल लेसोर्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो प्लेन खरीद कर किराए पे चलवाते हैं। तो जेट एयरवेज के प्लेन, सारे के सारे प्लेन्स वापस चले गए। कुछ प्लेन्स को किराए पे ले लिया स्पाइस जेट ने, अभी स्पाइस जेट की भी हालत खराब चल रही है। मतलब इंडिया का जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत टर्ब्यूलेंस से गुजर रहा है और गुजरा भी है। डेक्कन एयरवेज एक इंडिया में आया था रेवोल्यूशन लेकर, ठीक है, डेक्कन एयरवेज बंद हो गया, ऑब्वियसली वो मर्ज हो गया था, बाद में बंद हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस मतलब राज किया है लिटरली स्काई पे, किंगफिशर एयरलाइंस ने बंद हो गया। उसके बाद में मैंने आपको जेट एयरवेज का भी एग्जांपल दिया है। एक गो एयर नाम से कंपनी थी, बॉम्बे डाइन जो है कंपनी, उसके जो मालिक है नेस वाडिया, प्रीति जिंटा के एक्स हस्बैंड, उनकी कंपनी थी जिसका नाम था गो एयर, जो बाद में जाकर बनी गो फर्स्ट। और आज वो कंपनी अंडर लिक्विडेशन है, मतलब बुरी हालात से गुजर रही है। उसके भी सारे के सारे प्लेन्स बंद हो गए गो एयर के। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री हैज बीन अंडर सीवियर टर्ब्यूलेंस, लेकिन एक ही कंपनी है जो इसमें अभी तक सस्टेन कर पाई है पिछले इतने सालों से, और वो है इंडिगो एयरलाइंस। माना आपको सर्विस नहीं पसंद है, माना मुझे सर्विस नहीं पसंद है, लेकिन भाई साहब अब जो चल रहा है सो चल रहा है। बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कह रहे हो। डेक्कन एयरवेज वही एयरलाइंस है जिसने 1 रुपए की टिकट अनाउंस की थी। भाई उड़ना ही है ना, 1 रुपए में कैसे अनाउंस कर दोगे? और एक सवाल आता है, मतलब इट्स अ वेरी गुड टॉपिक फॉर रिसर्च, अगर किसी को भी रिसर्च करने में इंटरेस्ट है तो इस पर एक सवाल आता है। हाँ, कैप्टन गोपीनाथ जी नाम है बेटा उनका, कैप्टन गोपीनाथ जी, ही रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरवेज और उन्होंने डेक्कन एयरवेज की शुरुआत की थी। और डेक्कन एयरवेज जो है इट वाज लेटर ओवरटेकन बाय जेट एयरवेज, और जेट एयरवेज का एक विंग बन गया था। जेट एयरवेज ने अपनी एक सब्सिडरी बना दी थी डेक्कन एयरवेज को टेक ओवर करने के बाद। तो उन्होंने कहा था 1 रुपए में टिकट।
बट 1 रुपए में कैसे आप करोगे? आप सोचो ना, मतलब कोई भी, मतलब सीरियसली मैं बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस मॉडल जो है, आप लोग सीए कर रहे हो ना, कॉमर्स के बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, आप लोग लॉजिकली मेरे को एक चीज बताओ, शार्क टैंक इंडिया भी अगर आप देखते हैं, मेरे एक बात बताओ, बिना रेवेन्यू के कोई सस्टेन कैसे करेगा? हाउ विल यू सस्टेन? अगर आपके पास रेवेन्यू ही नहीं है तो आप धंधा कैसे करोगे? धंधा कैसे चलाओगे? आप कितने समय तक फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दोगे? कभी ना कभी तो फुल स्टॉप उस पर लगाना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। आई मीन आपको जानकर सिर्फ एक डेटा देता हूं, जानकर बड़ी हैरानी होगी, समझना। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपने देखा है पुलिस वाले वहां खड़े रहते हैं। ये कौन सी पुलिस है? ये अपनी नॉर्मल सिविल पुलिस है? आंसर है नहीं, ये अलग टाइप की पुलिस है जिसको कहते हैं CISF। अब ये जो CISF है, इनके कुछ स्पेशल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। CISF के लोग जो एयरपोर्ट पे तैनात होते हैं, जो आपकी मतलब यह सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, आपकी जानकारी के लिए वो ये काम मुफ्त में नहीं करते हैं। CISF is charging a amount for every passenger to the Airport Authority of India। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स को मेंटेन करता है। वो CISF को हायर करता है कि आप हमारे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी का ध्यान रखें। तो जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं, हमारी टिकट चेक करना, हमारी स्क्रीनिंग चेक करना, मेटल डिटेक्टर, ये सब काम CISF का है। और इस सब के लिए CISF charges to Airport Authority of India per passenger। The current fees which is charged by CISF is approximately 175 rupees per passenger। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें तो कहीं कोई एयरलाइंस का कुछ लेना देना है ही नहीं, मतलब ये एक डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी? 175 रुपए पर पैसेंजर तो सिर्फ एक डायरेक्ट कॉस्ट है। हाउ कैन यू सेल टिकट फॉर 1 रुपीज? थिंक अबाउट इट। आप 1 रुपए में टिकट बेच कैसे सकते हो? प्लेन का किराया, फ्यूल का खर्चा, सरकार के टैक्सेस, एयर हॉस्टेस की सैलरी, पायलट की सैलरी, ग्राउंड स्टाफ की सैलरी। कभी प्लेन में देखा है नीचे दुनिया भर की इक्विपमेंट मेंटेन होती है, वो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन, उसको खरीदने का पैसा, बैंक का ब्याज। कहां से लाओगे भैया पैसा? Where will you get this money from if you sell ticket for 1 rupees? चलो 1 रुपीज में नहीं, पर आज जो इंडिया में कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग चल रही है, जो आपने एक टर्म सुना होगा एयरलाइंस के केस में, ये एक टर्म सुना है आपने, लो कॉस्ट कैरियर। ये टर्म सुना है ना आपने? आज इंडिया में ये टर्म अब बहुत ज्यादा नहीं वैलिड है, धीरे धीरे ये टर्म हटता जा रहा है। एक समय था लो कॉस्ट कैरियर, तो जेट एयरवेज की 2 फ्लाइट्स होती थी, एक होती थी जेट एयरवेज, एक होती थी जेट लाइट। जेट लाइट वॉज अ लो कॉस्ट कैरियर। मतलब क्या? जेट एयरवेज कहता था कि भाई अगर मेरी सपोज कीजिए कोई एक सेक्टर की टिकट जेट एयरवेज की 6000 है, तो जेट लाइट में आपको ये टिकट 4000 रुपए में मिल जाएगी। लो कॉस्ट कैरियर, कम सुविधाएं, थोड़ी कम सुविधाएं पर थोड़ी कम टिकट, उसको कहते थे लो कॉस्ट कैरियर। लेकिन मेरे दोस्त, जिन जिन कंपनी ने लो कॉस्ट कैरियर चालू किया ना, सभी की वाट लग गई, सभी कंपनीज बंद हो गई। क्योंकि एक चीज समझना, पैसा तो आप बना ही नहीं सकते हो ना, ऑन द कॉन्ट्रेरी आप पैसा तो जला रहे हो। सबको क्या लगा? लो कॉस्ट कैरियर करेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में, बढ़िया नंबर मिलेगा, पैसेंजर ज्यादा मिलेंगे, धड़ल्ले से धंधा बनाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं ना, क्योंकि आपका तो बिजनेस कहीं ना कहीं ठप होता गया, आपके प्रॉफिट्स वाइप आउट होता गया और सारी एयरलाइंस बंद हो गई। इंडिगो क्यों सस्टेन कर पा रहा है? इंडिगो नहीं, इंडिगो लॉस में नहीं बेटा। इंडिगो इज द ओनली प्रॉफिट मेकिंग एविएशन कंपनी इन इंडिया। मैं शेयर होल्डर हूं इंडिगो का, वो लॉस में नहीं है। इंडिगो क्यों सस्टेन कर पा रहा है? कुछ रीजंस मैं आपको देता हूं, ठीक है? बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है ये। पहला रीजन है, शुरुआत से इंडिगो ने अपने प्राइसेस बहुत कम रखे ही नहीं, बहुत कम रखे ही नहीं। ऑब्वियसली उसकी एक छवि बनने वाली थी, बनने जा रही थी लो कॉस्ट कैरियर की, पर उसने वो छवि बनने ही नहीं दी। वो बहुत ज़्यादा भी नहीं चार्ज करता, बहुत कम भी चार्ज नहीं करता, बट वो मार्केट की जो डायनामिक प्राइसिंग है उसके ऊपर खेलता है। लो कॉस्ट कैरियर उसके नीचे खेलते हैं। दूसरा, इंडिगो ने ना सिर्फ बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया है।
उन्होंने अपनी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने पे कभी फोकस किया ही नहीं। इसीलिए अगर मैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करूं तो आई एम श्योर कोई कस्टमर इंडिगो की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, एज अ कस्टमर, एज एन एक्सपीरियंस, अगर जैसे मुझे कोई कहे कि यार जिंदगी में किसी को पहली बार प्लेन में बैठना है, तो वो मेरे को पता है वो कस्टमर कितनी एक्सपेक्टेशन से आएगा कि वाह मैं एयरपोर्ट में जाऊंगा, मैं हवाई जहाज में बैठूंगा, है ना, मैं हवा में उड़ने वाली परियों को देखूंगा, मतलब एयर होस्टेसेस को देखूंगा। भाई साहब मैं उसको कहूंगा जिंदगी में पहली फ्लाइट ना इंडिगो में कभी मत बैठना, तेरे पूरे मंसूबों पे पानी फिर जाएगा, बस में बैठना ज्यादा बेटर है इंडिगो में बैठने से। एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस आई एम गिविंग यू माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। पर इंडिगो क्यों सस्टेन हुआ? क्योंकि ये जो बाकी के खर्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा पड़ते हैं, जो तामझाम के खर्चे, कस्टमर एक्सपीरियंस के खर्चे, इंडिगो ने कभी वो खर्चे किए ही नहीं। इंडिगो ने हमेशा एक ही चीज पे फोकस किया है। क्या फोकस किया भाई साहब? कि मेरे को कुल मिलाकर पैसा कमाना है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो इंडिगो ने सिर्फ उस पर फोकस किया, ना कोई कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है, ना ही कोई एक्स्ट्रा का तामझाम है, कुछ भी नहीं। हमारा काम है आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये हमारी फ्लाइट है, साफ है, गंदी है, अच्छी है, बुरी है, जो है आपके सामने है। बैठना है बैठो, नहीं बैठना है तो रेलवे से जाओ, धन्यवाद। और ये चीज कर करके पहले कंपनी ने खुद को ब्रेक इवन किया। इंडिगो वॉज इन लॉस वंस अपॉन अ टाइम, फिर उन्होंने ब्रेक इवन किया। ब्रेक इवन इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। और फिर बाद में वो खुद को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आए जहां पर कंपनी बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक प्रॉफिट अर्न कर रही। और आज इंडिगो बहुत अच्छा अर्न कर रही है। मैं आपको उसका सिर्फ शेयर का ट्रेंड दिखाता हूँ। बहुत अच्छा ट्रेंड है, बहुत अच्छा पैसा कमाया है लोगों ने इंडिगो के शेयर में, मतलब मैंने खुद ने भी कमाया है ऑब्वियसली। पर मैं आपको उसका ट्रेंड दिखाता हूँ, यू विल गेट एन आइडिया। इंडिगो की जो कंपनी है उसका नाम है इंटर ग्लोब एविएशन। चलिए आईपैड में दिखाता हूँ। इंटर ग्लोब एविएशन, ठीक है, ये कंपनी का नाम है, इंडिगो एयरलाइंस की कंपनी का नाम है। नाउ अंडरस्टैंड। आज इसका एक शेयर कितने का है चेक करिएगा। ये डेटा है कल का, क्योंकि अभी तो स्टॉक मार्केट खुला नहीं है। 4837 रुपीज 70 पैसे, ठीक है। अब मैं ये ग्राफ को थोड़ा चेंज करता जा रहा हूँ। ये तो हो गया एक दिन का, अब मैं इसको बना रहा हूँ 5 दिन का। पिछले 5 दिनों का मूवमेंट आप देखोगे तो आपको यहाँ ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, पिछले 5 दिनों में 22 रुपए 30 पैसे से शेयर टूटा है। द शेयर हैज गॉन डाउन बाय 22.30, ठीक है, नॉर्मल फ्लक्चुएशन है। अब मैं ग्राफ को लगाता हूँ एक महीने में। एक महीने में आप सिर्फ देखो, सिर्फ एक महीने में शेयर का ग्रोथ देखो। 586 रुपीज 05 पैसे से शेयर का दाम बढ़ा है 13.78%, 13.78%। सर एक मूवी भी है, उसमें एक पर्सन लो कॉस्ट एयरलाइंस बनाता है, पहले उसे बहुत लॉसेस मिलते हैं, मिलते कोई भी लो कॉस्ट एयरलाइंस बनाने नहीं देता जब लो कॉस्ट एयरलाइंस को ऐसे। ओके ओके, अब तो ये हो गया, ठीक है, ये 1 मंथ हो गया। अब मैं लगाता हूँ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का रिटर्न का परसेंट देख दोस्त, लुक एट द रिटर्न ऑफ 6 मंथ्स। कैन यू बिलीव इट? लुक एट दिस रिटर्न, 49.18% return in last 6 months, Interglobe Aviation. Can you imagine? I mean, someone would have invested in March. They would have purchased share at a price of 3,176. You can check over here. And today the shares are at 4,837 rupees. Just a minute. Look at this. My goodness. This is just amazing. तो कंपनी परफॉर्म इसीलिए कर रही है क्योंकि कंपनी लॉसेस में नहीं है, कंपनी इज डूइंग गुड, कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, एंड हेंस द कंपनी इज हैविंग ऑल दिस थिंग्स। चेक ऑल ऑफ यू। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे दिसंबर 2023 का डेटा यहाँ पर है हमारे पास में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 13.94% का। समझ में आया आपको? तो यार
कंक्लूजन पे तब आना चाहिए जब आपके पास डेटा हो। प्रिया जी, वो कौन सी मूवी है जो आप कह रहे हैं? वो डेक्कन एयरलाइंस के ऊपर बनी है मूवी, किसी किसी को नाम पता है विच इज दैट मूवी? चलो मैं ऑनलाइन ही पूछ लेता हूँ। मूवी ऑन डेक्कन एयर, सुराराई कोटरू, ठीक है भाई। अच्छा अमेजोन पे है, फिर तो उसका हिंदी में मिल जाएगा, या कुछ और नाम है क्या? उड़ान, अच्छा, हिंदी में नाम उड़ान है। चलो अच्छा हो गया, आज देखने के लिए सही हो गई। उसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ मैं। क्या नाम बताया भाई? सूरा, अच्छा भाई साहब ऊपर ही आ गया सजेशन में। तमिल तेलुगु, अबे हिंदी है, कन्नड़ा मलयालम, भाई साहब। सर अक्षय कुमार ने इस मूवी का नेम रीमेक किया इस साल सरफिरा नाम से। उड़ान सर्च करूं? UDAAN, अच्छा, उड़ान नाम से है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो रही है, हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल सिकनेस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, ध्यान से समझना। अब कंपनी अगर फाइनेंशियली सिक है तो कंपनी के पास दो ही ऑप्शन है। एक जिसको कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है जब कंपनी बंद हो जाती है और कंपनी खुद को किसी और को बेच देती है। कंपनी फाइनेंशियली सिक है। देखो हमने अमालगमेशन में पढ़ा है, अमालगमेशन का हमेशा रीजन यही नहीं होता है कि कंपनी खराब है इसलिए दूसरी कंपनी को बेच लेनी। अमालगमेशन का रीजन है कुछ बेहतर करना है। एकाग्रता और अड्डा का अमालगमेशन क्यों हुआ है? बिकॉज हम लोगों को कुछ बेहतर करना है। एकाग्रता फाइनेंशियली सिक नहीं थी, एकाग्रता खराब नहीं थी, एकाग्रता बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, लेकिन अब एक्सपेक्टेशन कुछ और अच्छा परफॉर्म करने की थी, इसीलिए दिस अमालगमेशन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इट अमाउंट्स टू एक्विजिशन और एब्जॉर्प्शन। द ट्रांसफर कंपनी इज डिसॉल्व्ड एंड इट इज एक्वायर्ड बाय सम अनदर ट्रांसफरी कंपनी। समझ में? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो हमारा ये चैप्टर है वो क्या कहता है समझना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, द कंपनी चेंजेस और रीस्ट्रक्चर इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और कंपनी बंद नहीं हो रही है। मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब तलाक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या? कोर्ट में देखता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, मूवीज में देखा होगा कि कोर्ट में ये कहा जाता है जब भी दो लोग तलाक की एप्लीकेशन करते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि भाई साहब तलाक मत दो, आप एक दूसरे को तलाक मत दो, पहले हम आपको 6 महीने का समय देते हैं समझौता करने के लिए। टेक आउट टाइम ऑफ 6 मंथ्स, एक दूसरे के साथ समझौता कर लो, कोशिश कर लो, और फिर अगर नहीं बन पड़े तो तलाक हम दे देंगे। 6 महीने बाद कोर्ट तलाक देता है। मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपसी समझौता करने का समय देता है। क्लियर हो गया सभी को? पक्का? 100%? चेक ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट्स किसी को, यहां तक जो भी मैंने आपको पूरा रिकंस्ट्रक्शन की कहानी बताई, इसमें कहीं पे भी किसी को कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, आपत्ति, कोई भी चीज हो तो प्लीज आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। आज का, कल का और परसों का 3 लेक्चर्स थोड़े शॉर्ट होंगे, 1-1 घंटे के ही होंगे, क्योंकि ये मैराथन्स के चक्कर में आई हैड जस्ट 2 चॉइस, आइदर आई टेक क्लास और आई डोंट टेक क्लास। पर मैं चाहता नहीं था कि मैं क्लास मिक्स करूं, इसीलिए मैंने आज क्लास कंडक्ट किया। इज दिस क्लियर? तो आज का आप लोगों का होमवर्क क्या है दोस्तों? आप लोगों को ये पूरा लिखना है जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरा आप लोगों को लिखना है। और फिर कल सुबह हम लोग मिलने वाले हैं 6:30। आई एम रियली सॉरी, कल और परसों मैं आपको थोड़ी परेशानी दे रहा हूँ, लेकिन जिसको पॉसिबल नहीं आप रिकॉर्डेड देख लेना। बट गाइज आई रियली डोंट हैव चॉइस, मैराथन्स के वजह से ये थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। आई जस्ट हैड 2 चॉइस, आइदर आई टेक क्लास और आई डोंट टेक क्लास, एंड ट्रस्ट मी गाइज आई चूज टू टेक क्लास। क्वेश्चन आए यहाँ पर, देखते हैं। अच्छा होमवर्क करोगे? सर अगर कंपनी अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने में फेल हुई तो लिक्विडेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू।